लेकिन एज ए डॉक्टर आप आँख को कैसे एक ले पर्सन के लिए डिस्क्राइब करेंगे? तो सबसे पहले तो कैमरे का काम करता है, तो आइज़ हमारी कैमरा है। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है कि अगर वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ेगा और लगा के रखेंगे तो वो नंबर नहीं बढ़ेगा? तो ये हमारी आँखें हैं, जितना ज़्यादा वो आँखें देखने की कोशिश करेंगी ना, तो यहाँ पे राउंड मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। आजकल जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं तो कॉस्मेटिक्स का भी इम्पैक्ट आईज़ पर होता है? लाइक लाइनर इज ए सेफर कॉस्मेटिक देन काजल। ओके। काजल अंदर जाता है और वहाँ पे बैठता है एग्जैक्टली जहाँ पे ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं। हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं ना, आंसू के भी 3 लेयर होते हैं। लंबे समय तक डाला जाए स्टेरॉइड तो आगे चल के काला मोतिया कर सकता है, दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? या आपका फेवरेट पर्सन जिसे देखने भर से आपके दिल को सुकून मिल जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आज के यूज़ इट के पॉडकास्ट की ये कैसी शुरुआत है। इसकी एक खास वजह है, क्योंकि अक्सर हम लाइफ में अपने छोटे बड़े चैलेंजेस में इतने उलझ जाते हैं कि नेचर ने हमें जो बेशकीमती गिफ्ट दी हैं उनके प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं। और इन्हीं गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत है, और वो है हमारी आँखें। आज के पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे आज के गेस्ट हैं renowned ophthalmologist Dr. आशीष महोबिया। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति आशीष। थैंक यू। अक्सर ये कहा जाता है कि मन की बात अगर पढ़नी हो तो आँखों से बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो ये तो एक हो गया फिलोसफिकल कनेक्शन आँखों का और मन का। क्या अगर हम मेडिकली बात करें तो क्या इमोशंस का इम्पैक्ट होता है? जी, इमोशंस का इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, और हमारे चेहरे एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मसल्स हैं। इनफैक्ट हमारे आईब्रोज और आइज़ के आसपास इतनी सारी मसल्स हैं। आमतौर पे हाथ में, पैर में सब, या बॉडी के किसी और पार्ट पे बहुत सारी मसल्स नहीं होती। दिस इज़ जस्ट टू शो एक्सप्रेशन कि हम बोलते हैं ना, चेहरा कहे दिल की बातें। तो आंखें हैं, तो बोलते हैं एक आईना होती हैं, तो ऐसी, और उस चेहरे पे भी आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आंखें न सिर्फ इमोशंस बताती हैं, बल्कि आंखें अपने बॉडी की बहुत सारी बीमारियां भी बता देती हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है। अक्सर हमने आंखों को देखकर, हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं, तो मैंने ब्रेन ट्यूमर तक डायग्नोज किया हुआ है, और बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। थोड़ा हमको केयरफुल होना पड़ता है, थोड़ा सा उनकी बातों को समझना पड़ता है कई बार, क्योंकि पेशेंट हमको खुद से नहीं बताता कि मुझे, वो तो यही बोलेगा मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है, मेरी आँख लाल हो रही है, बट कुछ उसने ऐसा कुछ बोला या ऐसा कुछ आपको लगा जो अनयूजुअल हो रहा है। जैसे मुझे एक तरफ नहीं दिख रहा है, मुझे लाइट की चमक आ रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डॉक्टर अगर ब्रेन बहुत अच्छा हो ना तो फट से पकड़ लेता है, अलर्ट अगर और है तो। बॉडी की सारी चीज़ें आंखें में दिखती हैं। तो इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो आंखें चेक करने भेजते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में होता ये है कि जो खून की नलियाँ, जैसे मेरे हाथ पे आपको नलियाँ दिख रही होंगी यहाँ पे, ये नलियाँ छोटी 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 की बहुत बारीक शिराएं बन जाती हैं आइज़ में। और डायबिटीज़ में टेंडेंसी होती है कि ब्लॉकेज होने की। जैसे अपन ने सुना है डायबिटीज़ वालों को हार्ट अटैक जल्दी होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जल्दी होते हैं। तो वो नेचुरली कोई भी ब्लॉकेज होगा तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली चीज़ों में पहले होगा। तो उनको आँखों में अगर कुछ रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ से होने वाली बीमारी दिखती है, तो वो समझ जाते हैं कि किडनी में भी हो रहा होगा, क्योंकि किडनी को तो आप सीधे देख नहीं सकते। किडनी को सोनोग्राफी करके आप देख सकते हो। तो आंखें तो ऐसी चीज़ है, मैंने पुतली फैला दी तो आई कैन डायरेक्टली सी इनसाइड द रेटिना कि व्हाट्स हैपनिंग, एंड दैट कैन बी ए क्लू टू व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक द ब्रेन, द किडनी। आप कभी पेशेंट को जैसे देख करके आपको अंदाज़ा लग जाता है कि, तो किस तरह का कोई एक मेजर आप चीज़ें बताएंगे कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम दिख रहा है तो ये कारण हो सकता है? विलियम ऑस्लर करके बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो कहते हैं लिसन टू द पेशेंट, ही इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस। और ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर बोलते हैं शायद 5 से 8 सेकंड में इंटरप्ट कर देता है। और मैंने प्रैक्टिस बनाई है कि मैं और कम से कम 5 बार बोलता हूँ, और भले वो आँख के लिए आया हो। तो एक छोटी सी बात है कि हाउ, आपने बोला कि आंखें कैसी कैसी बहुत सारी बातें बता देती है, और शायद मुझे लगता है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो न सिर्फ आँख बचा दे बल्कि जान बचा दे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम आँख की बात करें तो एज ए ले पर्सन हमको तो लगता है कि आँखें मतलब देखने का काम है, लेकिन एज ए डॉक्टर आप आँख को कैसे एक ले पर्सन के लिए डिस्क्राइब करेंगे? क्या ऑर्गन है, कैसे काम करता है, और देखने के अलावा इसका और क्या काम है? तो अगर हम
अपने आप को रोबोट समझें फॉर एग्जांपल, तो एक रोबोट को चलने के लिए कैमरा चाहिए, तब तो वो सामने को देख पाएगा, परसीव कर पाएगा। तो सबसे पहले तो कैमरे का काम करता है। तो आइज हमारी कैमरा है, जो ब्रेन है वो सीपीयू है, कंप्यूटर है उसका, और जो बीच का कॉर्ड है ऑप्टिक नर्व, वो बेसिकली केबल है। उसके अलावा उसके पास कोई खतरा आएगा तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा रोबोट, वो बैलेंस करके चलेगा। उसको एक कैनेस्थेटिक सिस्टम होना चाहिए, मेरा बैलेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। उसको बायो फीडबैक मिलेगा या फिर टेक्निकल फीडबैक मिलेगा, मेरे सरफेस इवन है अनइवन है, मुझे खड़ा होना है, बैठना है। जैसे हम झूले से उतरते हैं तो हमारा सिर घूमने लग जाता है, कुछ लोग गिर भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं गिरते, कुछ लोग बैठ के उठते हैं तो गिर जाते हैं। तो बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा काम आँखों का होता है। और आँखों का एक मेन काम अगर आप बोले तो इट इज़ ओनली थ्रू सीइंग ओनली। बैलेंसिंग भी करेगी तो देख के करेगी, और आंखें धुंधली दिखेंगी, आधी धुंधली दिख रही है तो उसको ब्रेन की तरफ इशारा कर जाता है कि उसका हेमियोनोपिया बोलते हैं, मतलब सपोज हाफ मुझे दिख रहा है, इसके बाद बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजन। मुझे सेंटर में एक धब्बा दिखाई दे रहा है तो वो एक अलग विजन हो गया। वो धब्बा हिलता है तो मैं सोचूंगा बीच में, आँख के बीच में कुछ कचरा है, जैसे इमेजिन करो हमारी आँख के कैमरा है तो वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो रेटिना अटैच नहीं है, मतलब वो बीच का कचरा है। वो जो बोलते हैं उससे हमको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। और फिर अलग अलग, जैसे शुगर की मरीजों को अलग तकलीफ होती है, ब्रेन के मरीजों को अलग तकलीफ होती है, आंखें वैसे काम करती हैं। तो बेसिकली कैमरा है। ये तो आपने बहुत मेजर बीमारियों के बारे में बताया। अगर हम इन जनरल बात करें कि अगर घर में हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं कि अगर आंख में कई बार जलन हो रही है, किसी को धुंधला दिख रहा है, ईचिंग बहुत हो रही है, और एक ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि किसी को भी ईचिंग हुई तो सबसे पहला तो काम ये करते हैं कि वो पानी आँखों में डाल करके आँखों को धोना शुरू करते हैं कि कचरा कुछ चला गया है। दूसरी चीज़ ये होती है अपनी मर्ज़ी से ही उसमें एंटी एलर्जिक या कुछ भी डाल लेते हैं। और आँखों को कितनी बार पानी से धोना चाहिए, और आँखों की जनरल क्या कंप्लेंट्स होती हैं और उनको कैसे उनसे बचा जा सकता है? पानी तो एक नेचुरल क्लींजर है। पानी उस समय से उपलब्ध है जब हमारी दवाइयाँ नहीं थी, हमारे डॉक्टर्स नहीं थे। तो वाटर इज़ अ वेरी गुड क्लींजर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग वाटर। दिन में 4-6 बार आप वॉश कर लें तो जो कचरा है नेचुरल निकल जाएगा। जहाँ तक कि सेल्फ मेडिकेशन का सवाल है, जब कैसे क्या होता है, जब कुछ लाल हुआ, तकलीफ हुआ, तो हम कई बार खासकर जो दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में, उनको पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके डाल लेते हैं। और कई बार डॉक्टर की फीस भी बच जाती है लेकिन वो फीस कई बार महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमन है, उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दिस। उसमें स्टेरॉइड वाली दवा दे देते हैं बिकॉज इट वर्क्स लाइक वंडर। सो इफ़ यू गिव अ मेडिसिन दे दें जिसमें स्टेरॉइड हो, लो पावर हो, हाई पावर हो, तो बहुत जल्दी फट से इमीडिएटली काम करती है दवाइयाँ, और जो तकलीफ़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो दवाई अगर लंबे समय तक डाला जाए, स्टेरॉइड, तो आगे चल के काला मोतिया कर सकता है, दैट मीन्स ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। मतलब सरल भाषा में बोलूँ तो कैमरे का केबल कट सकता है हमेशा के लिए, जो कि रिपेयर नहीं होता। और दूसरा मोतियाबिंद कर सकता है, जो कि रिपेयर हो सकता है, बट फिर भी स्टेरॉइड नुकसान करता है, और भी कुछ बीमारियाँ करता है। आपने मोतियाबिंद की बात की, जैसे कैटरेक्ट की बात करते हैं तो अब हमारे घरों में जैसे बुजुर्ग होते ही हैं, और ये देखा जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद सभी को कैटरेक्ट होता ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो कि ये सच्चाई है कि हर किसी को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा कि कैटरेक्ट होगा ही होगा? नहीं, हर किसी को नहीं होता है, ज़्यादा करके लोगों को होता है। ओके। और किस एज के बाद ये होता है, ऐसा कुछ ज़रूरी है? यूजुअली 50 एंड बियॉन्ड होता है। ओके, तो कभी कभी छोटे बच्चों को भी, इनफैक्ट प्रीमेच्योर बेबीज़ को, जस्ट बॉर्न बेबीज़ को 2 ईयर्स पे भी हो जाता है। तो कैटरेक्ट का एक एजिंग एक कारण है, जिसमें कि उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है, उम्र की बीमारी है, मतलब बॉडी एज हो रही है तो वो। दूसरा कभी कभी न्यूट्रिशन के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण बहुत कॉमन होता है, और कुछ विटामिन की कमी के कारण चोट लगने से हो जाता है, कई बार जेनेटिक भी होता है। और इसकी सर्जरी कराना, जैसे कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ घर में जो एल्डरली लोग होते हैं वो नहीं कराना चाहते हैं कैटरेक्ट का सर्जरी, कि अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है उनको उतने पढ़ने का या उस तरीके का काम ना हो, और अगर जनरली दिख रहा है तो उस पर वो चलाना चाहते हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में ख़तरनाक हो सकता है? और अगर आपको कैटरेक्ट डायग्नोज हुआ है तो आपको कितनी जल्दी सर्जरी करानी चाहिए, और अगर लेटर ऑन कराते हैं तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पेशेंट्स ये चाहते हैं कि भाई, एक थोड़ा सा एक हमेशा डर भी रहता है, कई बार फेथ की भी कमी रहती है कि भाई ये क्योंकि ऑपरेशन कराना में सही है नहीं है, बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही हाँ, होती कि हैं। जो दिख रहा है वो भी बंद हो जाएगा दिखना, हाँ, ऐसा भी ये उनको लगता बंद ना हो है। जाए, कहीं ऐसा तो ना हो कि सामने ने किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मुझे बोल दिया एंड ऑल दैट। तो उसका ना सिंपल आंसर ये है कि जिस दिन आपके रोज़मर्रा के काम में दिक्कत आने लग जाए,
उस समय आपको करा लेना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इट्स रिस्क। कोई भी काम बिना रिस्क के नहीं होता, तो जबरदस्ती शरीर पे छुरी चलवाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरा लग रहा है काम नहीं हो रहा है या मुझे डिफिकल्टी आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच हो जाए, हमारा मन हमको छलने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मन बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो काम चल रहा है, अभी चलने देते हैं, अभी थोड़ा ड्राइविंग में दिक्कत आती है, मैं गाड़ी किनारे कर लेता हूँ, ट्रक निकल जाता है तो चला लेता हूँ। तो ऐसा अगर हम अपने आप को छल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तब हमको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए और हमारे साथ वालों पे भरोसा करना चाहिए। एक चार्ट होता है डॉक्टर के पास जिसमें वो नीचे तक की 7 लाइनें दिखनी चाहिए, उसमें से अगर 2-3 लाइन ना दिखे तो मेडिकल लिटरेचर ये बोलता है कि 1 या 2 लाइन, 1 लाइन के बाद भी हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो उसमें फिर देरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है कि जल्दी भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत राइट देरी टाइम नहीं आपको है। चूज राइट, करना एंड बी है। ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप आई थिंक पहले डॉक्टर होंगे जो आपने ये कहा कि बिना वजह भी छुरी नहीं चलाना चाहिए, जो कि आपने बहुत ही ऑनेस्ट एक आंसर दिया है। अगर हम बात करें नंबर्स की, आपने अभी जैसे बताया कि तो ये जो नंबर घटना और बढ़ना, यूजुअली कहा जाता है कि जब पहली बार आप गए और आपको अगर आई टेस्ट कराया और कोई नंबर बताया गया और ये आपसे कहा गया कि आप रेगुलरली चश्मा लगाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रेगुलरली चश्मा लगाना पसंद नहीं होता है और अवॉइड करते हैं। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है कि अगर वो चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ेगा और लगा के रखेंगे तो वो नंबर नहीं बढ़ेगा? एक्चुअली सही है कि अगर मान लो किसी को फॉर एग्जांपल माइनस का नंबर है, तो ये हमारी आंखें हैं, जितना ज़्यादा वो आंखें देखने की कोशिश करेंगी ना, तो यहाँ पे राउंड मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई बॉल को आप ऊपर से दबाएंगे तो बॉल एंटर पोस्टेरली आगे पीछे लंबी हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं चश्मा हमारे सभ्यता का अभिशाप है। इट इज़ अ कर्स ऑफ सिविलाइजेशन। द मोर वी स्टार्टेड डूइंग नियर वर्क, द मोर वी हैड टू सी, एंड द मोर वी हैड टू सी, हमारी आंखें और कॉन्ट्रिक हो गई, तो हमको आंखें लंबी हो गई। और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट एट द मोमेंट। तो जितना ज़्यादा हम नज़दीक का काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम स्क्रीन यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा। अगर वो जोर मैं चश्मा लगा दूं तो वो जोर पूरा काम आपने समझ लीजिए फोकस करने के लिए, मतलब लेंस लगा दिया कैमरे के सामने, वो लेंस फोकस करके दे रहा है आपको। अब आपको खूब जान लगा के मेहनत करके आंखों को नहीं काम करना पड़ेगा, वो लेंस आपका सर्वेंट है, नौकर है, रेडीमेड फोकस करके आपको क्लियर करके दे दिया कि भाई देखिए आप मेहनत मत करिए, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और नंबर नहीं बढ़ेगा। पहला तो ये कि चश्मा लगाना चाहिए। दूसरा ये मिथ होता है कि चश्मा लगाएंगे तो नंबर और बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्योंकि नंबर जिसका बढ़ना होता है वो बढ़ता ही है। जैसे बचपने में माइनस का नंबर बढ़ता है, प्लस का नंबर कम हो जाता है। 40 साल के बाद नज़दीक का नंबर बढ़ेगा, 40, 45, 50 अप टू 60 वो जाके रुक जाता है। मोतियाबिंद आता है ना एक प्रकार से ब्लेसिंग, क्योंकि मोतियाबिंद एक हार्ड लेंस होता है और हार्ड लेंस वर्क लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जैसे काम करता है। तो जिनको मोतियाबिंद होता है ना, उनको नज़दीक का साफ दिखने लग जाता है 60 के बाद। तो पहले धुंधला होता है 40 पे, 50-60 पे होता है, फिर मोतियाबिंद आता है तो उसको रिवर्स करने लग जाता है। ये इसलिए था क्योंकि जिस ज़माने में हम गुफाओं में रहते थे और बिना किसी सुविधाओं के थे, उसमें नेचर ही हमारा हीलर था। दिस इज नेचर्स वे ऑफ क्योरिंग द कि आप नज़दीक का नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा दिखे। तो कई बार मोतियाबिंद वालों को बोलो आपको मोतियाबिंद हो गया है, बोले क्या बात करते हैं, मेरे को तो पहले का दिखता नहीं था, अब तो मैं बढ़िया साफ पढ़ लेता हूँ, आप मेरे को बुद्धू बना रहे हो। तो ये हो जाता है। और दूसरा एक मोतियाबिंद चश्मे से संबंधित मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, वो तो ठीक है, पर चश्मे के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि आजकल बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए हैं जहाँ पे आप जाके चश्मा चेक करवा लेते हैं। नाउ इन द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड लाइक इन अमेरिका, इन कनाडा, डॉक्टर तो खैर वहाँ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बिना स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जान निकल जाती है। लेकिन इवन आई टेस्ट करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट का एग्जाम भी बहुत टफ होता है और ऑप्टोमेट्रिस्ट ही आँख चेक करते हैं। अगर अभी के सिनेरियो में आई टेस्ट कराने के लिए हम एक्यूरेसी कहाँ माने कि मतलब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए बजाय इसके किस तरह के जो आउटलेट्स खुले हैं वहाँ ना जाकर चश्मे क्या नंबर से चेक करना है? एक तो पहली बात ये कि जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं साल में एक बार, तो सबसे महंगी गाड़ी आपके पास कोई है ना तो ये शरीर है। ऑफ कोर्स। तो दिस हैज़ टू बी चेक्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जनरल चेकअप। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके सारे ऑडियंसेस से,
खासकर अपना if you are above 40 and your parents, they should get an annual checkup by a qualified doctor. एनुअल चेकअप से मैं मतलब ब्लड टेस्ट नहीं है, लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं हो जाता है, नो, द डॉक्टर हैज टू टेल विच ब्लड टेस्ट हैज टू बी डन एंड पूरा चेकअप करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के ब्लड टेस्ट तो नहीं बताएगा कि हार्ट कैसा चल रहा है, राइट, डॉक्टर शुड चेक. सिमिलरली आई शुड ऑल्सो गेट चेक्ड. और एक चीज़ और थी, वो ये कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ चश्मा चेक नहीं करेगा, वो आपकी रेटिना चेक करेगा, वो आपकी आंखों का प्रेशर चेक करेगा, वो आपकी आइज की कॉर्निया चेक करेगा, वो आपके अंदर कुछ और लक्षण होने, जैसे मैंने कहा है आपकी बीपी के लक्षण, शुगर के लक्षण, बीपी से होने वाले बॉडी में कुछ और तो नहीं हो जाएगा, वो सबको अर्ली पिकअप कर लेगा. तो डॉक्टर इज लाइक बीपी और शुगर के क्या लक्षण होते हैं जो डॉक्टर आंखों को देख करके पता करता है? डायबिटीज से होने वाली तकलीफ, बीपी से होने वाली तकलीफ, ये सब में शुरू में आपको 60% 70% डैमेज होते तक यू विल नॉट इवन कम टू नो कि मुझे कुछ हो रहा है. इनफैक्ट एक और बीमारी है जिसको गवर्नमेंट ने अपने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में रखा है और WHO उसको रिकमेंडेशन बोलता है कि 40 ईयर्स के बाद हर किसी को करना चाहिए, दैट इज ग्लोकोमा. अगर मैं इंडिया में 10 लोगों को उस रास्ते में रुकूं कि भाई बताइए ग्लोकोमा क्या है, काला मोतिया क्या है, तो मुझे ख्याल से 10 में से शायद एक आध ही कोई बताए, वो भी मुझे डाउट है. एंड ऐसी बीमारी को नेशनल प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इस प्रोग्राम में रखा है. दैट मीन्स इट इज़ अ साइलेंट ब्लाइंडर. हियर कम्स द वैल्यू ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर. अगर चश्मे की तकलीफ है तो डेफिनेटली जाइए अच्छी जगह, चश्मा बना लीजिए, अगर टूट गया बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट साल में एक बार आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए. ग्लोकोमा आपको पता ही नहीं चलेगा, इट्स अ साइलेंट ब्लाइंडर. नज़र भी कैसे कम होती है, अपन क्या सोचते हैं मेरी नज़र तो अच्छी है, बट ग्लोकोमा में आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, पेन होता नहीं है, हल्का हल्का बढ़ता है और ऑप्टिक नर्व को गड्ढा करता रहता है, धक्का मारता रहता है और अल्टीमेट ऑप्टिक नर्व डैमेज होती रहती है. और नज़र हमारी साइड से कम होती है. जैसे आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपको दिख रहा हूँ, दिस इज सेंट्रल विजन. जैसे कैमरे में अगर मैं दिख रहा हूँ वो सेंट्रल विजन, बट इस कैमरे के आसपास आपकी स्क्रीन के आसपास जो दिख रहा होगा बिना नजर हटाए, दैट इज साइड विजन. वो साइड विजन हमारा जाएगा, हम कभी ध्यान नहीं देते ना कि मैं यहाँ इधर मेरा कम हो गया. यू विल नेवर कम टू नो दिस, अ डॉक्टर विल चेक. चश्मों की बात हो रही थी तो एक लेसिक आजकल बहुत चलता है कि एक जो ब्यूटीफाई करने की भी अगर हम बात करें कि चश्मा जिनको नहीं लगाना है और उसकी सर्जरी कराते हैं, तो ये कितनी सेफ है, या इसके बारे में भी कोई मिथ है कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? पुतली होती है हमारी कॉर्निया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसका थोड़ा सा मैं शेप चेंज कर दूंगा तो आपका नंबर उतर जाएगा, बिकॉज वो सबसे पावरफुल है. कॉर्निया जो होता है, जो सामने ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग एज फार एज द नंबर इज कंसर्न्ड. तो थोड़ा सा हम लेजर से रीशेप करते हैं उसको. द गुड थिंग इज दैट इसमें न इंजेक्शन लगता है न पट्टी लगती है. प्रोसेस में मुश्किल से 5, 10, 15 मिनट लगता है. यू कैन कम एंड गो बैक, सारे काम कर सकते हैं. बहुत खास, जैसे चूंकि आई को ओपन नहीं किया गया है, जैसे सरफेस थिंग, उतने रिस्क नहीं होते हैं, खतरा नहीं होता है आँख खराब हो जाने का. जैसे कैटरेक्ट में होता है आँख खराब हो गई, पक गई, नज़र बंद हो गई, या फिर रेटिना का इशू आ गया, इसमें ज़्यादा करके नहीं आता. और मैक्सिमम लोग इसको फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना नंबर हटवा सकते हैं. अगर सेफ्टी की बात करें वो तो आपने ठीक बोला, लेकिन लेसिक किस एज तक कराना चाहिए? इसमें ऐसा है कि अगर सर्टन एज तक आप आ गए हैं तो उसके बाद ना कराएं, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है आपकी आई साइट की, उसमें आपको कराने से फ़ायदा नहीं होगा, या एनीबडी एनी टाइम वो करा सकते हैं, ऐसा कुछ है? एनीबडी एनी टाइम इसके लिए नहीं है. ओके. मैंने कहा कि जैसे बिना किसी कारण के, बिना सोचे समझे अपने आंखों पे छुरी नहीं चलानी चाहिए, या शरीर पे भी नहीं करना चाहिए. ऑलवेज. एंड सर्जरी में तो मैं कहूँगा हमेशा, हम जब मोबाइल लेते हैं तो 2 लोग से पूछते हैं, तो क्यों ना एक अच्छे डॉक्टर से 2 जगह ओपिनियन लिया जाए. तो पहला तो ये कि आंखें हेल्दी होनी चाहिए, इन द सेंस पर्दे में डैमेज नहीं होना चाहिए. मान लो आपका रेटिना बचपन से कमज़ोर है, बचपन से उस आँख में कोई वाइट ओपेसिटी थी, वहाँ बचपन से किसी कारणों से कमज़ोर है, तो वो फिर वापस नज़र नहीं आएगी. हाँ, लेकिन उसका नंबर उतर सकता है. -12 था तो 12 उतर जाएगा, लेकिन दूसरी आँख के बराबर नहीं आएगी. दूसरा, अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आपका नंबर अभी बढ़ने वाला है. तो डॉक्टर ज़्यादा करके ना 2 प्रिकॉशन लेता है कितनी जी. पहला तो ये लेता है कि पेशेंट की एज 20 ईयर से ज़्यादा हो, ताकि उसका नंबर अब चेंज ना हो. अप टू 20 से लेके मैक्सिमम लोग 40 तक कराते हैं. तो एंट्री में 2 चीज़ें होती है. पहला तो कि नंबर 1 साल से ना बढ़ रहा हो और एज 20 के बियॉन्ड हो, तो उसलिए इस नंबर पर स्टेबल. ये 2 सेफ्टी डॉक्टर देते हैं. दूसरा, 40 के बाद जो नज़दीक का चश्मा आता है, वो नज़दीक का नंबर इसमें इसके लिए ऑपरेशन नहीं हुआ, ये दूर के लिए ऑपरेशन हुआ है. तो 40 के बाद भी ये काम करेगा. मान लो सपोज आपको -4 का चश्मा था, आपको दूर का धुंधला दिखता है, तो आप
वो साफ रहेगा तो ज़िंदगी भर साफ रहेगा, लेकिन 40 पे नज़दीक का चश्मा आएगा। बट दैट चश्मा हम कभी कभी लगाएंगे या बारीक काम में लगाएंगे। और तो इंडिया में तो ये नहीं होता, बट वेस्ट में हर कोई स्पेक्टिकल फ्री होना चाहता है, कोई चश्मा लगाना नहीं चाहता ज़्यादा करके। तो फिर उस एज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लेजिक करते हैं, बट पेशेंट को बता के करते हैं। सो अब अगर हम बात करें, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज की आपने बात की थी, और आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है, आप चश्मे के अलावा आप कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगा सकते हैं जब आपको विजन का इशू है या कोई आपको अच्छा दिखना है तो। लेकिन अभी अगर हम देखें कि मॉडर्न जो हमारा सिनेरियो है उसमें लोग फैशन में भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, तो वो कितना सेफ़ है आँखों के लिए? कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई खून की नली नहीं होती, इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो अगर उस पर कुछ अटैक हुआ इन्फेक्शन का, तो वो अपने आप को ठीक कैसे करेगी? खाना पीना कहाँ से आएगा? जो वाइट ब्लड सेल से कैसे आएंगे? ब्लड तो है ही नहीं वहाँ पे, वो तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो कॉर्निया इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। इसीलिए आँख के अंदर जो मोतियाबिंद के बाद के इन्फेक्शन होते हैं, वो अपन बोलते हैं ना कि आँख जल्दी खराब हो गई, क्योंकि उसमें कुछ ब्लड वेसल आँख के अंदर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जेली भरी हुई है। वहाँ कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए जो आर्मी चाहिए, वो वाइट ब्लड सेल्स, वो ब्लड से आएगी, तो वो आर्मी पहुँच नहीं पाती। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज में एक ही चीज़ का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 कि इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ गुड कंपनी। नंबर 2, इट शुड बी आइडियली फ्रॉम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट और अ डॉक्टर विथ ऑल प्रिकॉशंस। क्या करना क्या नहीं करना। जो कॉमन गलतियां लोग करते हैं वो ये कि ब्यूटी पार्लर से ले लिया और फिर एक कॉन्टैक्ट लेंस को मल्टीपल टाइम यूज़ किया। तो सोचिए, कॉन्टैक्ट लेंस भी आजकल डेली डिस्पोजेबल भी आते हैं, एटलीस्ट मंथली डिस्पोजेबल या 3 मंथली डिस्पोजेबल यूज़ करना इज मोर एडवाइजेबल। यूज इट विद द गुड कंपनी एंड ऑलवेज क्लीन द वाटर। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ कॉर्निया में होती है कि लाइट देखने में तकलीफ होने लग जाएगी। अगर आपको कुछ गड़ रहा है तो ठीक है, पर अगर आपको लाइट देखने में तकलीफ हुई या पेन कुछ ज़्यादा हो रहा है, देन इट इज़ अ सीरियस मैटर। सो आई हैव सीन वेरी अनप्लेजेंट थिंग्स ऑल्सो विद कॉन्टैक्ट लेंस। यंग गर्ल्स गेटिंग बायलैटरली ब्लाइंड, दोनों आंखों में ब्लाइंड हो गई, को दोनों कॉर्निया चलेगा मेल्ट हो गया, मतलब बिफोर यू कुड डू एनीथिंग इट वाज गॉन। इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग लेसिक करवा लेते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे इतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, डेवलप भी हो रही है, तो क्या आई ट्रांसप्लांट भी नियर फ्यूचर में हो सकता है या अभी भी हो रहा है, या ये क्या पॉसिबल है? यूजुअली जो लोग आई ट्रांसप्लांट समझते हैं तो लोगों को लगता है कि इसकी पूरी आंख निकाल के आंख लगा देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली दैट वर्ड इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, हाँ, नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली। आई ट्रांसप्लांट एक्चुअली कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। तो द ब्लैक पार्ट विच यू सी इज ओनली टेकन आउट। मान लो किसी डेड बॉडी से, यूजली लाइव तो जितने डेड बॉडी से निकालते हैं, अगर वो हेल्दी है तो उसकी कॉर्निया निकाल के, कॉर्निया में अगर खराबी है तो उसको लगा सकते हैं। अगर सिर्फ सामने वाले भाग कॉर्निया पे है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। रेटिना में कुछ खराबी है या नस सूख गई है तो उसमें ये काम नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आई डोनेशन से सारी चीज़ों को हम ठीक नहीं कर पाते। दैट इज स्टिल अनफॉर्चुनेट। देयर इज सम रिसर्च, लॉट ऑफ रिसर्च इन फैक्ट गोइंग ऑन इन द वेस्ट फॉर रेटिनल डिजीजेस, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि जो टोटली पिच डार्क ब्लाइंड लोग हैं उनको लेटर्स या लाइट थोड़ी दिखने लगी है, ये हो पाया है। तो ये एक चल रहा है, इसको हम चिप इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और कुछ जेनेटिक स्टडीज चल रही हैं जिसमें जो वंशानुगत बीमारियां हैं जेनेटिक डिजीज में, वो जीन्स को चेंज करके उसमें कुछ बदलाव आए हैं। बट इट इज़ वन वेरी वेरी एक्सपेंसिव, दूसरा इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। एक और हम बात करेंगे, जैसे आपने एक बहुत ही सैड एक्सपीरियंस बताया किसी यंग लड़की का कि जो बायलैटरल ब्लाइंडनेस उनको हो गया। आजकल जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं, तो कॉस्मेटिक्स का भी इम्पैक्ट आईज़ पर होता है, या किस तरह की प्रिकॉशंस रखना चाहिए कॉस्मेटिक यूज़ करते हुए? या बोल तो कुछ दूंगा लेकिन आपके महिलाएं मानेंगी नहीं क्योंकि नहीं, मैं फिर भी पिछले कई बताइए, सालों से अवेयरनेस तो रहेगी। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, थोड़ा Yeah, सा yeah. लाइट करने के लिए। ट्राई इट ऑन द सरफेस ऑफ द आई, लाइक लाइनर इज अ सेफर कॉस्मेटिक देन काजल। ओके। काजल अंदर जाता है और वहाँ पे बैठता है एग्जैक्टली जहाँ पे ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं। हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं ना, आंसू के भी 3 लेयर होते हैं। हम सोचते हैं आंसू सिर्फ पानी है, तो एक वो आंसू में कॉर्निया पे चिपका रह करके उसमें म्यूकस होता है, फिर एक्चुअली आंसू होता है जो पानी होता है, और वो आंसू उड़े मत उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बनाई है। तो इमेजिन करिए, गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन इज मैन जो बोलते हैं ना, हमारा एक एक पार्ट हमारे ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट अफेक्ट हो जाए ना तो ड्राइनेस होने लगती है। यंगस्टर्स बहुत सारे कंप्यूटर देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो वो जो टैबलेट देखते हैं तो हमारा जो ब्लिंक रेट होता है, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग विल ब्लिंक 12 to 14 टाइम्स इन अ मिनट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 12 बार 15 बार 1 मिनट में 60 सेकंड में ब्लिंक करूंगा। बट अगर मैं कोई डेटा देख रहा हूँ या कोई इंटरेस्टिंग सीन देख रहा हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा ब्लिंक रेट गोज डाउन टू 3-4। कम हो जाएगा।
एंड इफ द एसी इज गोइंग ऑन, इवन इफ द एसी इज नॉट गोइंग ऑन, तो हवा चल रही है, पंखा चल रही है, तो मेरी आईज ड्राई होने लगती है। तो वहाँ पे फिर अच्छा वाला बिना किसी केमिकल फ्री लुब्रिकेंट हम देते हैं डालने के लिए, डॉक्टर से दिखा के उनको यूज़ करना चाहिए। और दूसरे जो स्पेशल केयर वाले जो चश्मे आते हैं आजकल, जिसमें कि ब्लू प्रोटेक्शन वाले चश्मे आते हैं और एक एंटी ग्लेयर, दो चश्मे मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को, एंड आई वुड जस्टिफाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फालतू खर्चा करा दिया, बट आई थिंक आई के लिए चश्मा ना, जैसे मैंने चश्मा क्यों लगा कर रखा है, लोग सब आप क्यों नहीं लेजर करा लेते आंखों का डॉक्टर क्यों नहीं लेजर कराता है, बिल्कुल ठीक बात है। बट दिस इज अ प्रोटेक्शन फॉर मी, लाइक यू कम विद अ कंजक्टिवाइटिस टू मी, तो आपकी आंखों के और मेरे बीच में जो कोरोना में हम लगाते थे ना वॉल, ये वो वॉल है पहला। दूसरा, ये मेरे को स्क्रीन प्रोटेक्शन देता है, और तीसरा मुझे ड्राइविंग प्रोटेक्शन देता है, और रात को ग्लेयर प्रोटेक्शन देता है। तो चश्मे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चश्मे की तरह ना लें, इट इज मोर लाइक अ हेलमेट फॉर यू, सानी माता। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू कट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लू फिल्टर। द ब्लू कट विल कट ऑफ ऑल द ब्लू लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 800 नैनोमीटर तक का विजुअल, वहाँ तक हम देख पाते हैं, उससे कम की लाइट हम देख नहीं पाते। और भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, और भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चल रही है, टीवी के वेव्स हम सुनते नहीं हैं, एक लिमिट में हम देख पाते हैं 400 से 800 नैनोमीटर तक। तो इसके जो छोटे छोटे वाले जो रेज हैं ना, अल्ट्रा वायलेट जो होते हैं, वो थोड़े ख़राब करते हैं। तो ऊपर वाले ने अगेन उसमें हमारे नेचुरल लेंसेज में प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि यूवी लाइट हमारी आंखों में ना जाए। उसको रोकने के लिए हमको यूवी प्रोटेक्शन लेना पड़ता है ना। यूवी प्रोटेक्शन जो ऑफ द काउंटर मिलते हैं, कई बार पूरे यूवी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, बट जो यूवी लाइट बनाई गई थी बिना कारण के कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है, राइट। तो यूवी लाइट में दो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। पहला तो यूवी लाइट हमारे मूड को कंट्रोल करता है, और दूसरा हमारे स्लीप वेकफुलनेस साइकिल के लिए ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लू कट इज नॉट गुड, ब्लू फिल्टर इज गुड। व्हेनेवर यू गो टू अ डॉक्टर, आस्क फॉर अ ब्लू फिल्टर लेंसेज। हमारी आईज में टीयर्स की एक लेयरिंग है, ऑयल की एक लेयरिंग है। सो कई बार होता है कि जब ये टीयर्स हमारे जब ड्राई होने लगते हैं, कई स्टेजेस ऐसी आती है कि लोगों के टीयर्स ड्राई हो जाते हैं जो आईज में, या ऑयल का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो वो क्यों होता है, और कैसे समझ में आएगा कि हमारी आईज ऑयल ग्लैंड हमारे ब्लॉक हो रहे हैं या वाटर ग्लैंड्स हमारे ब्लॉक हो रहे हैं, उसकी वजह से हमको इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ड्राइनेस की बात करें, और कैसे ऐसे ठीक किया जा सकता है? जनरल लेवल पे ड्राइनेस होता है ना, तो एक ये फीलिंग, पहले तो मैं बताता हूँ कि क्या होगा, विल यू कम टू नो कि मुझे ड्राइनेस हो रही है। आंखें थोड़ी थकी थकी लगेंगी पहला, ऐसा बहुत है कि मुझे आंखें सूख जाती हैं, कई बार लगता है कि मुझे आंखें सूख रही, ब्लिंक करते समय लगता है वो लुब्रिकेशन की कमी हुई, सूख गई आंख, थोड़ा कुछ चुभ रहा है आंख में, या तीसरा कुछ कुछ गड़ चुभ रहा रहा है, है, तीसरा कुछ चुभ रहा है। चौथा एक बहुत कॉमन है, हमारे बुक्स में भी लिखा होता है, सैंड्स इन द आई, ऐसा लगता है रेत के कण चले गए, कुछ कंकड़ चले गए आंख के अंदर। और एक्सट्रीम में आप लाइट को देखने में तकलीफ होगी, जब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, कोई ऑडिट ही कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंट है, 8-12 घंटे उसने ऑडिट कर लिया, तो उसको फिर लाइट देखने में तकलीफ होगी। ये सारे लक्षण हैं। अब इसमें से इनिशियल तो यूजुअली हर जगह होता है, बट एग्जैक्टली ऑयल लेयर डिफेक्टिव है कि फ्लूइड लेयर डिफेक्टिव है, इसके लिए हमको कुछ मशीनें हैं, मेमोग्राफी मशीन, लकीली वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स इन छत्तीसगढ़, वेयर वी कैन नो कि आपकी ऑयल ग्लैंड्स कितनी हैं, कितने काउंट कर सकते हैं कितनी हैं, और उसमें कितना % प्रोडक्शन हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी हम उसको टेलर मेड, सिर्फ एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप देना इज नॉट द आंसर। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप में भी पूरा स्पेक्ट्रम है, एक ऑयल के लिए अलग लुब्रिकेटिंग आता है, पानी के लिए अलग लुब्रिकेटिंग आता है, और म्यूकस के लिए अलग आता है। मतलब इसको ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल यू नीड एन एक्सपर्ट डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जैसे चश्मे की बात की आपने, चश्मा हटाने की भी बात की, चश्मे के नंबर की भी बात की, लेकिन अगर हम लेंसेज की बात करें चश्मे के लिए भी, तो आजकल बायफोकल, मल्टीफोकल, ये सब एक टर्म सुनने को आती है। तो ये क्या है, और किस तरीके से और किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है? सरल भाषा में, हमारी आंखें ऑटोमेटिक फोकस कैमरा है, लाइक उसको ऑटो मोड पे डाल दो तो जहाँ भी डाल देखिएगा वो कैमरा फोकस करता रहेगा। ये पावर ऊपर वाले ने सबको दिया है। द मोमेंट वी रीच 40, वो नियर का जो फोकसिंग सिस्टम है थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो हमको दूर का और एक नियर का 2 चश्मा चाहिए होता है, और एक आगे नया आजकल इंटरमीडिएट, जहाँ पे हम लैपटॉप या कोई लेडीज़ है तो किचन में सब्जी काट रही हैं, तो नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस से 3 चश्मे। तो 40 साल के बाद ये 2 अलग अलग हमको नज़र चाहिए होती है, शुरू में नहीं, बचपन में नहीं चाहिए होती। तो उसके बाद फिर आ गए वो गोल चश्मे जो बेन फ्रैंकलिन ने ईजाद किए थे, तो वो नज़दीक का अलग, दूर का अलग होता है, लेकिन उसमें क्या इमेज जंप होती थी कि अगर यहाँ से जा रहा हूँ तो सीढ़ी में लगता है मैं गिर जाऊँगा, एडजस्ट करना पड़ता है उसको काफी। फिर आ गए ऐसे लेंसेज जो प्रोग्रेसिव लेंसेज है। प्रोग्रेसिव मतलब वो नीचे से ऊपर मर्ज हो जाता है, जैसे मैंने जो पहन रखा है, इट्स एम बियॉन्ड 40 एंड इट्स अ प्रोग्रेसिव लेंस। उसमें इमेज जंप नहीं होती और स्मूथ रहता है, और उसमें अलग अलग पावर होते हैं। उसमें गोल वाले में फिक्स पावर होता है, इसमें नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग पावर
फिर कम 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 हो जाता है। वैसे ही आजकल मोतियाबिंद के लेंस जो डलते हैं आजकल, उसमें भी पहले पुराने ज़माने में अभी भी जो शिविर वगैरह होते हैं उसमें एक ही लेंस डलता था। आजकल कैटरेक्ट के लेंस में भी आजकल हम चश्मा फ्री कर सकते हैं, ये सबसे नई बात हो गई है। चश्मे अलग अलग आते हैं, मल्टीफोकल आते हैं, वैसे लेंस भी मल्टीफोकल आने लग गए हैं, उसमें भी प्रोग्रेसिव आ गए हैं। तो ये एडवांसमेंट से हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी स्पेक्टिकल फ्री कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरू में लेजिक करा के ही हों। एक एजेड लेडी या थोड़ी 50 साल की लेडी जिनको चश्मा फ्री होना है, तो अपना मोतियाबिंद निकलवाने के साथ ऐसा लेंस चूज कर सकते हैं जिसमें कोई चश्मा उसको लिटरली ना लगाना पड़े। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे बातचीत करते वक्त ध्यान में आया कि अक्सर हम जब देखते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमारी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब बहुत उदास हैं या रो रहे हैं तो उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है आंखों पर। ओनली थिंग इज दैट जब ये एक्सेसिव हो जाते हैं तो थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा था कि आप बहुत सारा कचरा आ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, आंखें ड्राई होने लगती हैं। जब वो फैक्ट्री खाली हो जाएगी तो फैक्ट्री खाली होने के बाद सामान तो बचेगा नहीं, तो फिर ड्राई होने लग जाएगी। तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अगेन हमको यूज़ करना चाहिए वहाँ पे, अगेन ऑफ द शेल्फ आप यूज़ कर सकते हैं। हंसते समय स्माइल करते हैं तो फेस मसल्स वगैरह जो होते हैं ना वो पूरी इतनी चेंज हो जाती हैं आंखों के आसपास। मैंने कहा बहुत सारी मसल्स हैं, दैट गिव्स यू एक्सेसिव। एंड अगेन उस समय जब हमारा एक सिस्टम है, इसको सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, जब फियर और हैप्पीनेस में वो ट्रिगर होता है तो वो सब आंसू भी उससे आंसू भी बनते हैं। अपनी आंखों की देखभाल के लिए हमें 5 टिप्स ऐसी क्या करनी चाहिए? आप 5.25 ऐसी चीज़ों का वो सवाल आपका कि क्या ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें जिससे आंखें हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर मम्मी ये जानना चाहती है कि मेरा बच्चा ऐसा क्या करे, क्या खाए जिससे कि उसको आंखें उसकी हेल्दी रहे। तो बच्चों के नज़रिए से बताते हैं, बड़ों के लिए भी सेम चीज़ लागू होता है। नंबर 1 तो आप जितना आँखों को जितना नज़दीक का काम कम से कम दें उतना अच्छा है। तो बच्चों को हमको आउटडोर एक्टिविटीज़ करानी चाहिए और दिन भर हमें नियर नहीं करना चाहिए। आप मतलब आप लैपटॉप से उठे मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल से उठे मैगजीन पढ़ाई कर लो, हाँ फिर पढ़ाई कर ली, ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन चले गए, ड्राइंग कर लो, ड्राइंग कर लो। तो ऑलवेज थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़। और एक बहुत सारी रिसर्च उस पर हुई हैं, मल्टी सेंट्रिक रिसर्च, मतलब प्रूवन रिसर्च, अच्छी रिसर्च हुई जो बताती है कि जितना बच्चा बाहर खेलेगा उतना अच्छा उसके नंबर बढ़ने से उसका रुकता है। नंबर 2 जो हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें खासकर पत्तियां होती हैं, शाइनिंग लीव्स होती हैं, सारी भाजियां होती है, आम, पपीता, अगर कोई अंडा खाते हैं तो अंडे का स्पेशली वाइट वाला भाग, दिस इज वेरी गुड फॉर द आईज। बट हरी सब्जियां बच्चों को कहाँ पसंद होती हैं पत्तेदार? इसका एक इलाज इसका है। इलाज क्या हो सकता है? आजकल ना वो टॉफी आती है ना जिसमें कि गमीज होती है जिसमें ऊपर खुरदरे शुगर लगे होते हैं। तो देयर आर मेनी गमीज नाउ विच आर वेरी टेस्टी एंड दे हैव विटामिन स्पेशली फॉर देम। तो आपके ऑडियंस जो हैं वो जाके गमीज देख सकते हैं और आंखों को नेचुरल, जैसे हम एक बार नहा लेते हैं तो कैसा होता है, वी फील सो फ्रेश एंड नाइस। तो वैसे ही आंखों के लिए वॉश करना इज लाइक टेकिंग अ बाथ फॉर द आईज। तो आंखों को खूब वॉश करना चाहिए। कौन सा विटामिन जो है वो आइज़ के लिए, जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए तो विटामिन सी की बात कर लेते हैं, हम B12 लेते हैं, B6 लेते हैं, बट क्या कोई स्पेसिफिक विटामिन है? विटामिन ए इज द बेस्ट फॉर द आईज। आइज़ तो ये रेगुलर लिया जा सकता है? नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड कि रेगुलर सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए बिकॉज एक्सेसिव विटामिन ए में भी हाइपर विटामिनोसिस ए नाम की बीमारी होती है। इट कैन कॉज हेडेक, रेज इन ब्रेन का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़्यादा ना ले। यूजुअली जब बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं, बैलेंस डाइट इज गुड इनफ एंड फिश इज आल्सो गुड एंड एग वाइट इज आल्सो गुड। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। आप मतलब इतना इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट था कि आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी और बहुत सारी जो क्वेरीज उनकी थी उनसे उनको निजात भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी टू कम एंड शेयर माय थॉट्स। इट्स आवर प्लेजर। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।